जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो से आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन जितना हो सकता है उसको भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं यूपीपीएससी एपीएस का जो पेपर हुआ था, इसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए थे। तो इन 50 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और यह 50 क्वेश्चन आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, वीपीओ, एक्सरे टेक्नीशियन, इवन दो यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, यानी कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कंप्यूटर की बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। और इसमें जो यूपी ट्रिपल एससी का लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पैटर्न को देखते हुए बिल्कुल हैंड रिटन तैयार किया गया है। और यह हैंड रिटन नोट्स है, इसमें आपको आर्टिफिशियल बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, डीएफटी यानी डिजिटल फाइनेंशियल टूल, ईमेल, इंटरनेट, स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब तमाम जो चैप्टर हैं ये कंप्यूटर के जो यूपी ट्रिपल एससी के ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी को इसमें समाहित किया गया है। और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी का एक साथ कलेक्शन करके व्याख्या के साथ इसमें ऐड किया गया है। और इसकी खासियत क्या है, हर एक टॉपिक के बाद जैसे टॉपिक आपने पढ़ा उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल समराइज करके इस ई बुक को तैयार किया गया है। तो आज ही इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए और आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपको डेफिनेटली यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9793661506, इस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना है और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट आपको सेंड करना है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यूपी जीके का ई बुक भी प्रोवाइड किया जा रहा है और इसमें 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। एक तो यूपी स्पेशल हो गई और दूसरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 6 मंथ का है, जनवरी से लेकर जून 2024 तक। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी नए टॉपिक हैं इसमें ऐड किए गए हैं, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट करें और इसको भी यहाँ पर इसी नंबर पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। और एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर डिटेल से बताया गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो भी एपीएस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर के प्रश्न, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर डैश की इज यूज टू क्रिएट चार्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आप चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए F11, ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा F11, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, F11। अच्छा, F7 से क्या होता है, F7 से स्पेल चेक होता है, ठीक है, स्पेलिंग चेक होता है F7 से। और F5 से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है। F11 से चार्ट क्रिएट किया जाता है और F5 से ये रिफ्रेश होता है। तो हम लोग का क्वेश्चन था एमएस वर्ड में चार्ट बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो F11 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं आप, जाकर हमने जितना भी क्वेश्चन करवाया है कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से वीडियो को वॉच करिए। तो यहाँ पर करंट स्लाइड की बात कर रहा है, ठीक है, करंट स्लाइड की बात कर रहा है, तो शिफ्ट प्लस F5 होगा। क्या होगा, शिफ्ट प्लस F5 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शिफ्ट प्लस F5 से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर लिया है। अगर किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश आपकी स्लाइड
बंद हो जाती है, फिर से आप चालू करना चाहते हैं, मान के चलिए आप 13वें स्लाइड पर हैं, आपको फिर से 13वें स्लाइड पर ही जाना है, तो आप शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, आप करंट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप इनिशियल से स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी प्रारंभ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, F5 प्रेस करेंगे। तो कहने का मीन्स, मान के चलिए आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, कई स्लाइड तैयार किया। मान लीजिए आपने यहाँ पर 4 स्लाइड तैयार किया। ठीक है, 4 स्लाइड आपने तैयार कर लिया। यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। आपने 4 स्लाइड तैयार किया, किसी कारणवश, ठीक है, आप मान के लिए तीसरे स्लाइड पर पहुँच गए हैं। ठीक है, आप तीसरे स्लाइड पर पहुँच गए हैं, किसी कारणवश आपका स्लाइड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, बंद हो जाता है। आप जब दोबारा ऑन करते हैं या सोचते हैं कि तीसरी स्लाइड से ही हमारा स्टार्ट हो स्लाइड, तो इसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट प्लस F5। लेकिन अगर आप करंट स्लाइड, ठीक है, ये करंट स्लाइड हो गया, लेकिन आप इनिशियल से यानी प्रारंभ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो F5 प्रेस करेंगे, तो यह करंट से स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट वन है, विच कमांड शुड यू यूज टू जूम टू सी ऑल एड्स ऑफ एडब PDF डॉक्यूमेंट। यानी PDF का मीन्स क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कह रहा कि एडब में PDF दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए, जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया है व्यू ग्रेटर देन, यानी व्यू के बाद फिट विजिबल करेंगे, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। व्यू के बाद फिट विड्थ करेंगे, ये भी इनकरेक्ट है। व्यू के बाद फिट वेज करेंगे, ये भी इनकरेक्ट है। देखिए, व्यू के बाद फुल पेज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण या वह टूल, द टूल यूजिंग विच प्रीडिफाइंड एक्शन विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन एज MS एक्सेस रिपोर्ट इज कॉल्ड। देखिए, आप MS वर्ड में वर्क कर रहे हैं, कह रहा कि वह उपकरण या वह टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को संचालित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैक्रोज। यानी जो काम आपको बार बार करना है, यानी रेपिटेटिव टास्क के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? रेपिटेटिव टास्क के लिए या ऑटोमेटिक टास्क के लिए मैक्रोज का यूज किया जाता है MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल में। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, और यह APS में पूछा गया है, और आने वाले टाइम में यह 100% गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा, और आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? विच ऑफ दोज, या ठीक है, विच ऑफ दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं? तो भैया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर घटक हैं। लेकिन डिवाइस ड्राइवर जो होता है, ये तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट वन है, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन डैश का उपयोग करके किया जा सकता है। चलिए, इन MS एक्सेल कंकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन डैश किसका उपयोग करके किया जा सकता है? तो यह एम्परसेंड होता है। ठीक है, किसका होता है? एम्परसेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं, ये टोटल क्वेश्चन आपको हमारी कंप्यूटर की जो ई बुक है, टोटल एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस ई बुक को जरूर परचेज करके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए, ताकि जूनियर असिस्टेंट, AGTA, PPO जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसमें आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा, 106 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर, ठीक है, MS वर्ड का कौन सा फीचर है जो सूची बनाने में मदद करता है? विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट।
तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप वर्क कर रहे हैं, आपको कोई सूची तैयार करना है, कोई इंडेक्स तैयार करना है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग की मदद से आप सूची तैयार कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। 108 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? व्हाट इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ फंक्शन लाइब्रेरी इन एक्सेल सीट? चलिए, यहाँ पर एक्सेल सीट में जो फंक्शन लाइब्रेरी होती है वह कहाँ पर आपको मिलेगी? तो ये आप सबसे पहले फार्मूला में जाएंगे, उसके बाद फंक्शन में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फार्मूला में जाएंगे, उसके बाद फंक्शन में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो एक्सेल सीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? सबसे पहले फार्मूला में आपको जाना है, देन फंक्शन में आपको जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है 109 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन है कि पावर पॉइंट लेट्स यू रिकॉर्ड एंड प्ले मैक्रोज। सेकंड दिया है पावर पॉइंट अलाउज हाइपर लिंक्स टू एक्सटेंड रिसोर्सेस। चलिए, थर्ड दिया है कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस F10 टू एग्जिट पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया है पहला कि पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। बिल्कुल सही है। चाहे आप MS वर्ड की बात करें, MS एक्सेल की बात करें, MS पावर पॉइंट की बात करें, इसमें मैक्रोज क्या करता है? ऑटोमेटिव, ठीक है, ऑटोमेटिक टास्क की बात करें या रेपिटेटिव टास्क की बात करें, यह हमेशा सुविधा देता है, आप स्वतः चला सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने चलाने की सुविधा देता है। दूसरा है पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है। जाहिर सी बात है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पावर पॉइंट में आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। और हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और तीसरा दिया है अल्ट प्लस F10 पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और उसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर आप अपर केस को लोअर केस में बदलना चाहते हैं या लोअर केस को अपर केस में बदलना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? तो आप टॉगल केस का यूज करेंगे। ठीक है, टॉगल केस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टॉगल केस। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, कुकी का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ कुकीज? देखिए, कुकी का जो बेसिकली वर्क होता है, आप अगर किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपने कितना देर उस वेबसाइट पर टाइम स्पेंड किया, क्या क्या आपने सर्च किया और उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आपने सर्च की, ये सभी चीज़ें वेबसाइट पर सेव, कुकी में सेव होती हैं। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि कुकी क्या होता है। तो स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट्स द यूजर वेब एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा कि उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करना। जैसे आपने वेबसाइट पर आप गए, वेबसाइट पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया, क्या क्या वहाँ पर आपने एक्टिविटी किया, क्या क्या सर्च किया, ये सभी एक्टिविटी आपकी कुकी में सेव हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। ठीक है, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करना ही कुकी का मेन वर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, कैरियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है, क्या कहलाता है? अ प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन राइट्स हिज ओपिनियंस, व्यूज एंड कैरियर एडवाइस इज कॉल्ड। उस प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ रहा है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी राय को,
अपनी कैरियर पर सलाह या विचार प्रकट करता है, अपनी ओपिनियन को बताता है, वह क्या कहलाता है? ब्लॉग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लॉग। यानी देखते होंगे आज के डेट में अप टू डेटेड यानी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें मोस्टली ब्लॉगिंग मोस्टली लोग कर रहे हैं और इसमें क्या बताते हैं? किसी व्यक्तिगत राय के बारे में, अपनी ओपिनियन के बारे में या किसी के बारे में विचार प्रकट करते हैं, ये पर्सनली यहाँ पर बताते हैं। तो ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें व्यक्ति अपनी राय को, अपने करियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? ब्लॉग कहलाता है या ब्लॉगिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गटर मार्जिन का क्या तात्पर्य है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जितने करवा रहे हैं टोटल आपको कंप्यूटर की ई बुक में देखने को मिल जाएगा। तो गटर मार्जिन का तात्पर्य क्या है? गटर मार्जिन रेफर्स टू, गटर मार्जिन आखिर है क्या? चलिए, पहला दिया है मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। दूसरा दिया है मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ से बाहर जोड़ा जाता है, ठीक है। और तीसरा दिया मार्जिन जो मुद्रण करते समय बाएं मार्जिन जोड़ा जाता है, मार्जिन मुद्रण करते समय दाहिने जोड़ा जाता है। ये तीनों गलत है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, यानी मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है उसे हम गटर मार्जिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है, यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL, HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? चलिए, आपको यहाँ पर बताना है, इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड यूजिंग PHP, MySQL एंड HTML देन व्हाट विल बी द टाइप ऑफ वेबसाइट। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अच्छे से बताइए यहाँ पर। तो यदि कोई वेबसाइट PHP में हो या MySQL में हो और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो वह हमेशा किस में होगी? डायनेमिक में होगी। याद रखिएगा, किस में? डायनेमिक में होगी। वहीं पर अगर बात करें केवल HTML रहता है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की बात करें, अगर केवल और केवल ये दिया रहता तो आपका स्टैटिक आंसर हो जाता है। अगर यहीं पर जावा लैंग्वेज की बात करता तो यहाँ पर फ्लैश आपका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात किसका किया है? PHP, MySQL, HTML का उपयोग करने की बात कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायनेमिक। याद रखिएगा, केवल HTML है तो स्टैटिक होगा, जावा लैंग्वेज की बात करें तो फ्लैश होगा, अगर तीनों की बात करें PHP, MySQL, HTML की बात करें तो आपका आंसर डायनेमिक हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि MY जो SQL है ये DBMS पर आधारित है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है, इसी की वजह से यहाँ पर डायनेमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 115 है, ठीक है, 115 नंबर। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, यानी लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं ऑथेंटिकेशन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। चाहे विंडोज की बात करें, चाहे मैक OS की बात करें, चाहे एप्पल की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम पेरिफेरल्स है? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? याद रखिए, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डैश इज अ डिवाइस टू कनेक्ट लैन टू इंटरनेट, यानी लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण क्या है? तो लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण राउटर होता है। चाहे बात करें लैन की, मैन की, वैन की, ठीक है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन सभी की बात करें, अगर इनको इंटरनेट से जोड़ने की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर राउटर होगा। अच्छे से याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, 118 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 118 नंबर है, कह रहा है कि टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अ न्यू यूजर इज नोन एज, यानी ईमेल को कॉपी, ठीक है, ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहा जाता है?
तो ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को कहते हैं सीसी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सीसी कहते हैं। और सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, कार्बन कॉपी यानी जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसके अलावा, ठीक है, वो और उसके अलावा जिसको जिसको भेजा जाएगा उसका नाम वहाँ पर मेंशन रहता है। ठीक है, अगर यहीं बीसीसी की बात करें, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? 4 ऑप्शन गिवन दिए गए हैं और ठीक है 4 ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कहते हैं? रिहर्स टाइमिंग कहते हैं। विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको कहते हैं रिहर्स टाइमिंग। आखिर रिहर्स टाइमिंग होता क्या है? जैसे आपने एम एस पावर पॉइंट में आपने प्रेजेंटेशन तैयार के लिए स्लाइड तैयार कर लिया और मान के चलिए आपने आपने 4 स्लाइड तैयार किया। ठीक है, आपने 4 स्लाइड तैयार किया और आप चाहते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद आपका स्लाइड ऑटोमेटिक अगली स्लाइड पर चला जाए। ठीक है, जैसे मान के लिए आप पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, तीसरी स्लाइड है और चौथी स्लाइड है। आप चाहते हैं कि पहली स्लाइड जैसे चल रही है या कितने सेकंड तक चले? 3 सेकंड तक चले। फिर दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक 3 सेकंड के बाद आ जाए। फिर उसी प्रकार 2-2 सेकंड का या 3-3 सेकंड का जिस भी टाइम पर आप सेट करना चाहते हैं, एक फिक्स टाइमिंग की बात कर रहा है। ठीक है, यानी आप जिस टाइमिंग पर अगले स्लाइड पर मूव करना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिहर्स टाइमिंग कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स टाइम, जैसे पहली स्लाइड आप चाहते हैं कि तुरंत दूसरी स्लाइड पर चला जाए 3 सेकंड बाद, तो ऑटोमेटिक 3 सेकंड बाद दूसरी स्लाइड पर, फिर 3 सेकंड बाद तीसरी स्लाइड पर, फिर 3 सेकंड बाद चौथी स्लाइड पर चला जाएगा। वही कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है? अगर ईमेल में आप अटैचमेंट जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ईमेल में अगर आप अटैचमेंट जोड़ना चाहते हैं उसके लिए किस आइकॉन का प्रयोग किया जाता है? तो पेपर क्लिक आइकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पेपर क्लिक आइकॉन। आखिर पेपर क्लिक आइकॉन कैसे होता है? आप देखते होंगे, जैसे अगर कोई फाइल आपको सेंड करना होता है कुछ इस प्रकार बना होता है, कुछ इस प्रकार बना होता है ना। अगर कोई फाइल सेंड करना हो तो कुछ इस प्रकार बना होता है, तो यह फाइल अटैचमेंट करने का आइकन होता है। तो इसी को बोला जाता है पेपर क्लिक आइकन। ठीक है, पेपर क्लिप आइकन बोला जाता है। तो विच आइकन इज यूज टू अटैचमेंट टू एन ईमेल? तो पेपर क्लिक आइकन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी, ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसा ऐप है, ऐसी वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? यहाँ पर आपको ध्यान का देना है, ठीक है, नहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, किस पर ध्यान देना? नहीं पर ध्यान देना है। तो ऐसा कौन सा ऐप है, ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से ट्रेन और टिकट दोनों बुकिंग नहीं हो सकती है? तो भैया यहाँ पर रेड बस की बात करें तो रेड बस से आप ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हैं और फ्लाइट की बुकिंग भी कर सकते हैं। पेटीएम की बात करें, पेटीएम से भी आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। गोइबो की बात करें, इससे इससे भी आप क्या कर सकते हैं? ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टिकट न्यू दिया है इसके माध्यम से आप दोनों चीज़ बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आप देखते होंगे जो सिनेमा होता है, आप मान के चलिए कोई पिक्चर आपको देखना है, ठीक है, सिनेमा हॉल में, तो आप क्या करते हैं? माई बुक शो से, ठीक है, माई शो से आप बुक कर लेते हैं। तो यह केवल इससे आप क्या कर सकते हैं? केवल आप क्या कर सकते हैं? इससे टिकट और फ्लाइट टिकट की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो सिनेमा वगैरह में टिकट बुक होता है टिकट न्यू से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप टिकट न्यू अलग है। तो यहाँ पर तीनों तीनों जो ऑप्शन दिए, रेड बस, पेटीएम, गोइबो, इसके माध्यम से आप ट्रेन टिकट फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन टिकट न्यू से नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए फोल्डर में सहेजा जा सकता है, किसके द्वारा सहेजा जा सकता है? तो आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर ट्रांसमिशन के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर ड्राफ्ट का
ड्राफ्ट फोल्डर में सहेजा जाता है। ठीक है, हाफ कंप्लीटेड ईमेल में बी रिजर्व्ड फॉर लेटर एडिटिंग एंड ट्रांसमिशन टू द रिसीव इन फोल्डर। तो यह क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट फोल्डर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्वकोश के लिए कौन सी साइट सबसे अच्छी है। देखिए यहाँ पर इंसाइक्लोपीडिया तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गूगल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, गूगल तो हो नहीं सकता है, याहू नहीं हो सकता है, बिंग नहीं हो सकता, क्योंकि बिंग सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है। तो यहाँ पर विश्वकोश की बात करें तो विकिपीडिया सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 101111 का दशमलव समतुल्य मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि बाइनरी संख्या 101111 का दशमलव समतुल्य मान क्या होगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। करना क्या होता है, जैसे यहाँ नंबर लिखा है 10111, आप यहाँ से स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए 0 1 2 3 4। अब उसके बाद 2 की पावर कर दीजिए, 2 की पावर 4 करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर 3 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा, 16 4 20 4 24। ठीक है, यहाँ इसका वाला, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 10111। ठीक है, यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया 0 1 2 3 4। ये 0 है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ 0 दिखो उसको कैंसिल मार दीजिए, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 की पावर 0 करेंगे 1 हो जाएगा। तो 16 4 20 2 22 1 23। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 23। चलिए अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कंप्यूटर की ई बुक में मिल जाएगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक। तो पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत आती है, तो यह डिजाइन टैब के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पावर पॉइंट में थीम्स डिजाइन टैब के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट वन है, यदि विषय फील्ड से कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा। इफ द सेंड ऑप्शन फॉर ईमेल इज क्लिक्ड विदाउट राइटिंग एनीथिंग इन द सब्जेक्ट फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। तो क्या होगा, देखिए आप अगर सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखते हैं और किसी को मेल अगर सेंड करते हैं, क्या नहीं जाएगा। पहला कह रहा है कि मेल बिना किसी संकेत के भेजी जाएगी, दूसरा कह रहा है कि मेल नहीं भेजी जाएगी, तीसरा कह रहा है कि स्वचालित रूप से विषय फील्ड भरकर मेल भेजी जाएगी, और चौथा कह रहा है कि बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, मेल विल बी सेंट विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, मेल बिना किसी संकेत के भेजी जाएगी। नेक्स्ट वन है एम एस एक्सल। एम एस एक्सल में सेल A1 से शुरू होने वाले कॉलम ई से और नीचे से पंक्ति 20 तक आने वाले सेल की एक श्रृंखला के रूप में सेल रेफरेंस क्या होगा। तो सिंपल से जानते हैं कि अगर सेल रेफरेंस का ग्रुपिंग जो होता है कहाँ से कहाँ तक, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉलन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला तो नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, A1 से लेकर E20 तक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 128 का है, कह रहा है किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। नेक्स्ट वन है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर में पूछ रहा है तो यह हायरार्की हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रेणीबद्ध रूप में। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है। तो भैया पावर पॉइंट में कौन सी आकृति नहीं है, त्रिकोण होता है, अंडाकार होता है, ठीक है, डायमंड होता है, डायमंड का मतलब जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, डायमंड का मतलब डिसीजन मेकिंग, तो ए होता है, लेकिन वृत्त नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्त नहीं होता है, होल सर्कल होता है। ठीक है, क्या होता है? होल सर्कल होता है, लेकिन सर्कल नहीं होता है। एमएस पावर पॉइंट में आकृति कौन सी नहीं होती है? तो देखिए होल सर्कल होता है, सर्कल की आकृति आपको नहीं देखने को मिलेगी, होल सर्कल को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 131 नंबर का है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज एवं कलर का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने मान के चलिए 10 स्लाइड तैयार किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम आपने 10 स्लाइड लिया, 5 ही स्लाइड आपने लिया, 5 स्लाइड आपने तैयार किया, ठीक है, 5 स्लाइड आपने मान लीजिए तैयार कर लिया। अब करना क्या है, मान के चलिए हमको यहाँ पर जैसे 5 स्लाइड हमने तैयार कर लिया और हम चाहते हैं कि एकदम एक पार्टिकुलर एक रंग रहे, पार्टिकुलर स्थान रहे और पार्टिकुलर साइज रहे, और उसी स्थान पर जैसे मान के लिए प्रमोद सर वाराणसी, इस पर वाटर मार्क लगाना है, प्रमोद सर वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं प्रमोद सर वाराणसी, वाटर मार्क लगाना है। और यही सब जगह यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर सब जगह प्रमोद सर वाराणसी। अगर आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड पर सभी जगह उसी जगह और उसी स्थान पर और उसी रंग का लगे, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे, यूज स्लाइड मास्टर। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज, कलर का उपयोग करने के लिए आप किस प्रकार के शीर्षक का प्रयोग करेंगे? तो यूज स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए 132 नंबर का क्वेश्चन है, 132 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। ठीक है, यहाँ पर 132 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि OSI मॉडल में कितनी परतें हैं? OSI मॉडल में कितनी परतें हैं टोटल? ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स डज OSI मॉडल हैव? OSI मॉडल में टोटल कितनी परतें हैं? तो OSI मॉडल का अगर यहाँ पर बात करें, OSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OSI का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। OSI मॉडल में टोटल लेयर्स की बात करें, टोटल 7 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर? 7 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर हैं और बार बार इसी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से याद कर लीजिए। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। वहीं पर बात करें अगर TCP IP की बात करें, TCP IP में कितने लेयर होते हैं? एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें पहले 4 लेयर हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ाकर वर्तमान में 5 लेयर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी याद रखिएगा, TCP अगर पूछे TCP IP में कुल कितनी लेयर होती हैं? पहले 4 लेयर हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में 5 लेयर होती है। और वहीं पर OSI मॉडल में अगर बात करें तो 7 लेयर होती हैं। 7 लेयर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो अभी हमने बताया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, वह आपके दिमाग में सेट हो जाता है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। MS एक्सेल में कह रहा है कि फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कह रहा है कि डैश फंक्शन इन MS एक्सेल रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द सेल्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर्स की बात कर रहा है तो यहाँ पर काउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 134 नंबर है, कह रहा है कि डैश एक प्रोग्राम समूह है। तो कौन सा एक प्रोग्राम समूह है? जो एसेसरीज होते हैं उसमें एक क्या है? एक प्रोग्राम समूह है। एसेसरीज क्या है? एक प्रोग्राम समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एसेसरीज। नेक्स्ट वन है, डिलीट किए गए ईमेल। कह रहा है कि डिलीट किए गए ईमेल कहाँ संग्रहित होते हैं? तो भैया ईमेल वाला जो टॉपिक है उसको हमने अपनी कंप्यूटर की ई बुक से करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उसमें बिल्कुल अच्छे से हमने बेसिक से बताया है।
तो आप जब भी किसी ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो वह कहाँ संग्रहित होता है? वह ट्रैश में रहता है, ठीक है, ट्रैश में जाकर संग्रहित हो जाता है। और यह कितने दिनों तक रहता है? तो टोटल ट्रैश में 30 दिनों तक रहता है, ठीक है। अगर कोई ईमेल आपसे गलती से, ठीक है, बाई मिस्टेक आपसे डिलीट हो जाता है तो वह डिलीट हुआ ईमेल कहाँ जाएगा? ट्रैश में जाएगा। और ट्रैश में यह कितने दिनों तक रहता है? टोटल 30 दिनों तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, इफ थ्रू ईमेल समवन आस्क यू टू रिप्लाई विथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर etc विच अपीयर्स टू बी फ्रॉम यहाँ पर लेटिमेट, ठीक है, सोर्स इट कॉल्ड एज। यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है जो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिशिंग। कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पैन टास्क पैन में उपलब्ध नहीं है? तो भैया कौन पैन टास्क पैन में उपलब्ध नहीं है? तो भैया गेटिंग स्टार्टेड होता है, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड होता है, क्लिप आर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लिप आर्ट होता है। और कौन कौन से होते हैं? सर्च रिजल्ट होता है, लेकिन वर्ड आर्ट नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ड आर्ट नहीं होता है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 138 नंबर है, कह रहा कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए लिंक डालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए, आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि आप हाइपरलिंक का कमेंट करके बताइएगा हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ चुका है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+K होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+K। चलिए नेक्स्ट वन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैक एड्रेस के पहले बाइट्स NIC कार्ड के निर्माता का एड्रेस कितना होता है? तो कह रहा है कि द फर्स्ट डैश बाइट्स ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ NIC कार्ड। तो जब बात मैक की आई है, चलिए जब बात मैक की आई है तो मैक का फुल फॉर्म देख लेते हैं। मैक का पूर्ण होता है, क्या होता है? मैक का पूर्ण होता है मीडिया एक्सेस सेंट्रल एड्रेस होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। याद रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। और मैक जो होता है टोटल 48 बिट्स का होता है। मैक जो होता है टोटल 48 बिट्स का होता है। और 48 बिट्स, इसमें जो 48 को अगर बाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो एक कितना हो जाएगा? 6 बाइट हो जाएगा, ठीक है, 6 बाइट हो जाएगा। वहीं पर 6 बाइट में जो पहला थर्ड बाइट होता है वह मैन्युफैक्चरर के लिए होता है, और जो लास्ट के 3 बाइट्स होते हैं वह सिस्टम यानी हार्डवेयर के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? मैन्युफैक्चरर के लिए पूछा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्ड। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर मैक का पूर्ण रूप क्या होता है? मैक का पूर्ण रूप होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, टोटल 48 बिट्स का होता है। ठीक है, मैक टोटल 48 बिट्स का होता है। इसको आप बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 बाइट्स का हो जाएगा। ठीक है, 6 बाइट का हो जाएगा। और पहले जो 3 बाइट होते हैं वह किसके लिए होते हैं? मैन्युफैक्चरर के लिए होते हैं। और जो लास्ट के 3 बाइट होते हैं वह किसके लिए होते हैं? वह 3 बाइट सिस्टम के लिए होते हैं, यानी हार्डवेयर के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर हमसे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर। तो चाहे मैन्युफैक्चरर का पूछे चाहे हार्डवेयर का पूछे, ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, अगर टोटल की बात करें तो टोटल 6 बाइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहा जाता है? चलिए, गैर कानूनी रूप से यानी अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पैम कहते हैं। ठीक है, स्पैम मेल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 141 की बात करते हैं। नेक्स्ट वन है, वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं कहलाती है। तो द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट वी कैन इजिली यूज फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टेम्पलेट।
चलिए 142 नंबर है, कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा किसका आविष्कार सबसे पहले हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद फिर किसका हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्रम बताना है। तो बात करें यहाँ पर अरपा की, तो अरपा का आविष्कार 1969 में हुआ। ठीक है, अरपा 1969 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। डब्ल्यू का आविष्कार इन्वेंशन कब हुआ, 1989 में हुआ। ठीक है, 1989 में। और वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट 1963 में। ठीक है, 1963 में। वहीं पर टीसीपी आईपी की बात करें, टीसीपी आईपी 1970 में हुआ। ठीक है, तो आप एक क्रम मिला लीजिए किस में आपका आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। बुकमार्क से क्या होता है, बुकमार्क से होता है टू सेव अ वेबसाइट यूआरएल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के व्यू, ठीक है, यूआरएल को सहेजने के लिए। मान के चलिए आप किसी वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं, या आप जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आता, आप सर्च करते हैं, आपको आप फेवरेट लगता है, अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर जाने के लिए आप उसको बुकमार्क कर लेते हैं। ठीक है, बुकमार्क कर लेते हैं, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तुरंत आप उस साइट्स पर पहुंच जाएंगे। तो बुकमार्क का उद्देश्य ये होता है भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के यूआरएल को सहेजने के लिए। चलिए 144 की बात करें तो जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, कोटेशंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोटेशंस का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे, एनिमेशन स्कीम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एनिमेशन स्कीम का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए क्या प्रेस करते हैं। तो हेल्प के लिए क्या करते हैं, F1 प्रेस करते हैं, और रीनेम के लिए क्या करते हैं, F2 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, IPv6 में आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। जब बात आईपी एड्रेस की आई है, ठीक है, आईपी एड्रेस की आई है, तो आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका IPv4, ठीक है, ठीक है, IPv4 हो गया, एक होता है IPv6 होता है। जो IPv4 होता है या आपके 32 बिट्स का होता है, और IPv6 कितने का होता है, 128 बिट्स का होता है। बस ये आप डायग्राम याद रखिएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो IPv6 का पूछा है तो 128 बिट्स हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, F5 का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, यूनिवर्सल, यहाँ सिस्टम दे दिया है, सिस्टम दे दिया है, यूनिफॉर्म दे दिया, गलत है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, करा कि किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है। तो ग्राफिकल एक्सटेंशन फाइल किस में शामिल है, तो भैया JPG और GIF BMP में शामिल है। JPG का मतलब क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप्स होता है। GIF का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, वह आपका इंटरचेंज करता रहेगा। और BMP का मतलब होता है बिटमैप इमेज फाइल होता है। तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया, और ज़बरदस्त कलेक्शन यहाँ पर था। और फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो पेपर लगे हुए हैं, इसके लिए आपको डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ लेके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इस जो हमारी जो कंप्यूटर की ई बुक है और यूपी जीके की जो ई बुक है, इसको लेकर अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए, इस बार आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, और इस बुक को लेने का प्रोसेस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, एक लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।